हेलो दोस्तों कैसे हो। मैं एग्जाम वाला दोस्तों आप लोगों के साथ फिर आ गया हूँ एक छोटी सी बट बहुत ज़बरदस्त बात डिस्कस करने। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि बायोलॉजी को कैसे प्रिपरेशन करें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। और दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखी है बायोलॉजी में 100 360 में से 360 कैसे पाएँ, अगर आपने वो वीडियो देखी है और अगर आप उस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, अगर उसकी स्ट्रेटजीज़ को आप वैसे का वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात का विश्वास कीजिए दोस्तों, आप अगले साल अगर 18 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में तो आप 17 लाख बच्चों से आगे होंगे। यकीनन उस वीडियो की स्ट्रेटजी इस तरह से है दोस्तों, इस तरह से नहीं है, मैंने उसे फॉलो की थी, सीधी बात ये है। मैंने उसे फॉलो की थी और सेम का सेम डिट्टो का डिट्टो मैंने आपको वो शेयर आपसे बातें कर दी हैं। बस उसमें कुछ नया नहीं, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत सालों से लग के नहीं वो स्ट्रेटजी बनाई गई है, नहीं अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट से मिलके वो स्ट्रेटजी बनाई गई है। दोस्तों वो सिंपल सादी एक रूटीन था जो मैंने मेरे साथ फॉलो किया था, वो बस आप फॉलो कर लेना। हाँ, वो इतनी साइंटिफिक है ना मेरे दोस्तों कि आप लोगों के जीवन को एकदम प्लेन बना देगी, उड़ जाओगे आप लोग और उड़ के सीधे बैठोगे 350 340 नंबर पे, 355 नंबर पे बायोलॉजी के। दोस्तों सेम उसी तरह एक फिजिक्स की स्ट्रेटजी वीडियो है, मैं इसे फॉलो किया था। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि इसमें मैंने थोड़ी-सी इम्प्लीमेंट की है, इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है और आपको मैं आज आप ये वीडियो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और मैं आज भी यकीन के साथ ही कहूँगा दोस्तों कि अगर इस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो कर लिया है, तो फिर आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर आप फिजिक्स में 140 नंबर को क्रॉस कर लिए, तो आप सिलेक्शन के करीब हैं, ये कहना गलत होगा। आप सिलेक्शन के करीब हैं, ये कहना गलत होगा। आप सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों 140 नंबर फिजिक्स में ले आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं बिल्कुल जेन्युइन बात करूँगा, बहुत हाई-फाई नहीं करूँगा, बहुत वो इंप्रेसिव बात नहीं करूँगा कि ये बात है, वो बात है, ऐसे बात है नहीं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल की, डाउन टू अर्थ की बात करूँगा कि एकदम ज़मीनी स्तर से अगर आप 140 नंबर या उससे ऊपर ले आते हैं, तो आपने काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है, क्योंकि 140 नंबर लाना भी कम बात नहीं है। हाँ, अगर 140 नंबर से ऊपर आप ले आते हैं, तो ये चीज़ अब आपको आपके उस पे इम्प्रूव करेगी, अब आपके रैंकिंग को इम्प्रूव करेगी। 140 नंबर तक लाके आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 140 हैं फिजिक्स में, तो यकीनन तौर पे केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा ही होंगे, 170-80 के आसपास होंगे, 60 होंगे, बायोलॉजी में 340-350 होंगे और आप 600 नंबर टोटल मिला के आप ला चुके होंगे। 600 नंबर से ऊपर आपके नंबर होंगे और 600 नंबर 600 प्लस अगर आपके नंबर हैं दोस्तों, तो आप सेलेक्ट होने की कैटेगरी में हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये सच है, आप सेलेक्ट हो रहे हैं। बट अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं भाई, मुझे रैंक लानी है, मुझे टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 के अंदर रहना है, तो दोस्तों आपकी फिजिक्स इंप्रूव होनी चाहिए, जो कि आपकी 140 से ऊपर होनी चाहिए। आज जो मैं बात आपसे डिस्कस करूँगा दोस्तों, उसमें यही बताऊँगा कि कैसे आप 140 नंबर ले आके पहले तो सबसे पहले अपना सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए और दूसरी चीज़ कैसे आप 140 से ज़्यादा ले आएँ और आप अपने अच्छे रैंक को गारंटेड कर लीजिए। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि कैसे आप 140 नंबर का पेपर कर पाएँ। सबसे पहले बात ये करेंगे कैसे आपका पेपर ऐसा हो, आप फिजिक्स को ऐसे डील करें कि आपके 140 नंबर आ जाएँ। ठीक? ओके। अब देखते हैं दोस्तों, एक छोटी सी बात और आपसे डिस्कस करता हूँ। कई टीचर्स को आप ऐसे जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे, ग्रेट टीचर्स, अच्छे टीचर्स, जिनकी कॉपी से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने भी कई टीचर्स को जानता हूँ, जिनकी कॉपी से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है, उनकी कॉपी से क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन वो गेस कहाँ से करते हैं? कैसे ऐसा कर लेते हैं टीचर्स कि वो ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं जो उनकी कॉपी से क्वेश्चन आ जाते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है? दोस्तों इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि वो पीवाईक्यू को इतनी डीपली एनालिसिस कर लेते हैं। सिर्फ पीवाईक्यू दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ पीवाईक्यू, आपके नीट एग्जाम के पीवाईक्यू को इतना डीपली एनालिसिस कर लेते हैं, उसको इतना डीपली स्टडी कर लेते हैं कि वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आएगा और ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। जब वो किसी क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में है, ये कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव मोड में है, तो वो कॉन्सेप्ट को वो कहते हैं ये स्टार मार्क कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको वो पढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यू ही कराते हैं। आपको लगता होगा कि वो पीवाईक्यू नहीं है दोस्तों, वो पीवाईक्यू ही होता है। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, 80 की जगह 90 हो जाएगा, 90 की जगह 70 हो जाएगा, डॉग की जगह साइकिल हो जाएगी, साइकिल की जगह कार हो जाएगा, कार की जगह हो जाएगी, कैट की जगह मंकी हो जाएगा, बस यही होता है। और हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है तो उसका आंसर भी चेंज हो जाता है, तो आपको लगता है ये क्वेश्चन नया है। यकीन करो दोस्तों, ये क्वेश्चन नया नहीं होता है। तभी तो कहते हैं टीचर्स, ये क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस, जाओ तुम्हारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। वो डीपीवाईक्यू ही कराते हैं। डीपीवाईक्यू मतलब डिराइव्ड प्रीवियस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप टीचर्स की नोट में भी वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अच्छा वो कितने साल के होते हैं दोस्तों, वो उसकी कैलकुलेशन करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। कई लोग कहेंगे 10 साल, कई लोग कहेंगे 15 साल। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो आप कम से कम फिजिक्स के नीट के लिए 32 साल का एक बुक खरीदें और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। डाउट क्यों छोड़ना है भाई? मैं क्यों 15 साल का करूँ भाई? 15 साल का जो मैं छोड़ रहा हूँ उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? एक चैप्टर में 10-20 क्वेश्चन और होंगे। 20 क्वेश्चन छोड़ के कौन सा मेरे को स्टार बन जाना है, हीरो बन जाना है? मैं वो भी 20 कर लूँ भाई, प्रैक्टिस ही तो करनी है। और वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इसकी पूरी गारंटी है कि वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन ना रिपीट हो, कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो ही सकता है, तो क्यों छोड़ना है? मेरा ऐसा मानना दोस्तों कि उस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। 32 साल में मैक्सिमम 100 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ये टॉपिक डिपेंडेंट होता है, बट जितने भी हैं उन्हें अच्छे से कर लेना चाहिए। और अगर आप उनको कर लेंगे और उनको करने के बाद कभी आप टीचर्स की नोट देखेंगे तो आपको देखिएगा यार ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, तो टीचर्स भी यही करते हैं। टीचर्स आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं वो सारे पीवाईक्यू ही होते हैं। अब पीवाईक्यू ही क्या वो सारे नीट के होते हैं? नहीं, वो नीट के नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि नीट का एग्जाम हमारा ऐसा है कि ये एक मॉडरेट फॉर्म का एग्जाम है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर हमारे पहले 45 और अब 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन 50 क्वेश्चन में सारे 50 के 50 क्वेश्चन टफ नहीं होते दोस्तों।
सिर्फ 5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन टफ होते हैं, 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो 35 से 40, कभी-कभी 45 तक या 42-43 तक क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं। तो हमारे नीट एग्जाम की जो फिजिक्स होती है बहुत ईज़ी होती है, बहुत टफ नहीं होती है। हाँ, बस कैलकुलेशन बहुत कम होता है, पूरा फार्मूला बेस्ड पेपर होता है। तो अगर आपको टीचर फिर कहता है कि थोड़ा ईज़ी से ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करा दिया जाए बच्चों को, तो वो टफ क्वेश्चन के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन बनाता है क्या? नहीं, रात को बैठ के टेबल पे कुर्सी पे अपनी रातें खराब करता है? नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो टीचर घर जाता है, घर जाने के बाद सीधे एम्स के पीवाईक्यू खोलता है 10 साल का एम्स के पीवाईक्यू खोलता है, उससे कुछ क्वेश्चन निकाल लेता है। उसके बाद मेंस के क्वेश्चन खोलता है, वहाँ से करा देता है क्वेश्चन, बस। मतलब एक अच्छा टीचर जिसकी कॉपी से क्वेश्चन आते रहे हैं और वो स्टार टीचर है दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसने अगर 100 क्वेश्चन कराए हैं तो 90 के आसपास क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू होंगे। आप जाके चेक कर लेना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट में करके बताना मुझे, और मुझे विश्वास है मैं गलत नहीं होऊंगा। मैं बिल्कुल ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप किसी टीचर की विदाउट हेल्प से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी है। जैसे अच्छा यहाँ पे देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि किसी भी टीचर्स के नोट्स में सारे क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन नीट के 32 साल के होते हैं, 50% क्वेश्चन। बचे हुए 50% में से जो 25% क्वेश्चन होते हैं वो एम्स के 10 ईयर के होते हैं, और बचे हुए 25% में जेईई मेंस के 10 ईयर के होते हैं। और ये बात सच भी है दोस्तों, अगर इतना टीचर अपनी कॉपी में करा दिया है और आप भले किसी टीचर्स की कॉपी ना पढ़ें, आपके पास ना हो, तो भी आपको क्या करना है यार, इतना कुछ टफ नहीं है। आप मार्केट जाओ, 32 साल का नीट का खरीदो, 10 साल की एम्स की आराम से मिल जाएगी, और 10 साल की आपकी जेईई मेंस मिल जाएगी। तीनों ले आओ, आपके पास पूरा साल बचा है, 8-9 महीने का टाइम बचा है, और टोटल क्वेश्चन जोड़ दोगे मेरे दोस्तों तो 150 से ज़्यादा नहीं होगा पर टॉपिक में। और उन सारे क्वेश्चन को आप 150 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बहुत समय है एक टॉपिक के लिए। अब भाई फिजिक्स है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठ रहे हैं, तो एक टॉपिक के लिए मिनिमम 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो जरूरी है ही ना यार। अब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि आप 10 क्वेश्चन करके आप ले आओगे 6 नंबर। प्रैक्टिस तो जरूरी है, और प्रैक्टिस बस इसी की कर लो। 150, 150 या 100 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन होते हैं, तीनों की मिला लोगे तो इनकी प्रैक्टिस कर लो। और मैं सच कह रहा हूँ, गारंटेड मिनिमम आपके 140 आएंगे, मिनिमम आपके 140 आएंगे, और मैक्सिमम आपके 180 आ सकते हैं। सच कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, मिनिमम 140 और मैक्सिमम 180 तक आ सकते हैं। अच्छा, चीज़ों को इम्प्लीमेंट मैं बताता हूँ कि अच्छा चीज़ों को स्ट्रेटजिक फॉर्म में अगर करना हो तो कैसे करेंगे। आगे थोड़ा सा एक नई बात सिखाता हूँ, एक नई बात बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले अच्छा इनके साथ आपने नहीं कर लिया, आपने नीट 32 साल कर लिया, आपने एम्स 10 साल कर लिया, आपने जेईई मेंस 10 साल कर लिया, और मेरा यकीन करो ये बहुत कम मैटर है, ये बहुत कम मैटर है यार। इनको सिर्फ रिपीटेटिव मोड में करना, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए, आपके पास इतना समय है कि आप दोबारा भी कर सकते हैं, 2-3 बार कर सकते हैं, इनको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका मन करता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मुझे कुछ ज़्यादा करना है, तो आप उसके बाद ये करिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन कीजिए, इन टेक्स्ट सॉल्व एक्सरसाइज। अगर आप ये कर लेते हैं, एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी की सॉल्व और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, अगर आप ये 3 कवर कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, आपके 160 से 180 नंबर तक आराम से आएंगे, कहीं भी नहीं गए। मतलब ये कंफर्म है। अगर मेरी बात गलत होती है तो नेक्स्ट ईयर 2023 का एग्जाम देने के बाद आप आके मेरी कमेंट में जो मर्जी वो बोल के चले जाइएगा। शर्त बस मेरी एक है कि आपको नीट के 32 साल के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, 10 साल एम्स, 10 साल जेईई मेंस, उसके बाद एनसीईआरटी के फिजिक्स, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन जो भी हैं सॉल्व, उसके अंदर जो भी हैं, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज। बस मैं गारंटेड तौर पे कह रहा हूँ दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है यार, ये अप्लाइड है। ये कोई थ्योरेटिकली ऐसे बना के वीडियो अच्छी लगने के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये प्रूव्ड है। आप इन्हें करके देखिएगा, आप 180 नंबर से ऊपर पा रहे होंगे, ये गारंटेड है। बस आपको विश्वास करने वाली बात है यार। हो सकता है आप ये देख लें कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो छोड़ दो, नहीं देखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो फिर आपकी मर्जी, आप मत देखिएगा, आप मत करिएगा। पर सच बता रहा हूँ, अगर आपने इसे कर लिया ना, तो आप ना जाने 19 लाख में से 18 लाख या 18 लाख तो छोड़ो यार, 160 पाने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, 50,000 भी नहीं होते हैं पूरे 18-19 लाख बच्चों में। आप उनके बीच रहेंगे, उनसे आगे रहेंगे। अब आप कहेंगे कि ठीक है भैया चलो मैं कर लूँगा, पर इसमें डाउट तो आएंगे ना, प्रॉब्लम तो आएगी, डाउट आएगा, कौन बताएगा मुझे? मैं चलो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं किसी टीचर से नहीं जुड़ा हूँ। अगर आप किसी टीचर जुड़े हैं तो ठीक है, इनके बीच में जो डाउट आएगा इन्हें आप उनसे क्लियर कीजिए, वो आपको समझा देंगे, वो मच बेटर है, बहुत बढ़िया है। पर अगर इसमें डाउट आते हैं, वो आपको कौन बता, हाँ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, पर इसमें एडजस्ट नहीं करना है आपको। ये नहीं कि डाउट आया आपने छोड़ दिया, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। और अगर थोड़े से आप सीरियस बनेंगे या थोड़े से सीरियस होंगे, तो मैं सच कह रहा हूँ कि आपको उतनी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप उन डाउट्स को या उन क्वेश्चन को आराम से यूट्यूब पे कॉपी करिए, क्वेश्चंस को जहाँ से भी आप कर रहे हैं उसको यूट्यूब पे पेस्ट कर दीजिए, उसके सोल्यूशन आराम से मिल जाएंगे आपको, और वो भी बिल्कुल एक्सप्लेन फॉर्म में अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन के डाउट भी क्लियर हो ही जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो जो टफ क्वेश्चन है उनको आराम से आप गूगल से हेल्प लीजिए, यूट्यूब पे आराम से उनको देख सकते हैं, अवेलेबल है सब, हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन अवेलेबल है, और वो भी अच्छे से एक्सप्लेन होके। मैं आपको बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ कि आपको बिना भटके, बिना 1 भी रुपये खर्च किए, घर की मटेरियल से, आपके पास जो मटेरियल है उतने से ही आप कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वो परफॉर्मेंस जो बड़ी बड़ी कोचिंग है 50,000, 60,000, 1 लाख में कर रही हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। सच बता रहा हूँ, घर बैठे कर सकते हैं आराम से। टफ क्वेश्चन आप गूगल से हेल्प लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, और
ये भी आप जो नीट के क्वेश्चन करेंगे 32 साल के, जेईई के 10 साल के, एम्स के 10 साल के, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप करते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, होते जा रहा है, क्वेश्चन को टिक मारते जाइए, जो नहीं आ रहा है उनको स्टार लगाइए, गोला लगाइए, फिर आगे बढ़ जाइए। जो क्वेश्चन गोला लगा है उनको फर्स्ट क्लास 1-2 बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, लग जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं लगे तो वहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ पे गूगल पे या यूट्यूब पे डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और मिल गया सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क लगा लेना है, क्योंकि आपको जब दोबारा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो आपको नहीं आए थे। जो आपको आ गए थे उन्हें आप चाहे तो कर लें, एक बार और कर लें, बट अगर आप उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप रिवीजन करना चाहते हैं क्वेश्चन की, तो मेरे ख्याल से आपको उन्हीं क्वेश्चन की रिवाइज करनी चाहिए जो आपको पहली या दूसरी बार में नहीं आए थे। उनके बाद चलो ठीक है, आपने क्वेश्चन किया, आपने मेरी बात मानी, आपने नीट के 32 साल के क्वेश्चन कर लिए, आपने 10 साल एम्स के कर लिए, 10 साल जेईई मेंस के कर लिए, तो आप कहेंगे कि आप फिर पूछेंगे कि भैया सच में गारंटी है 140 नंबर से ऊपर पा जाऊंगा? नहीं मेरे दोस्त, गारंटी तो है, बस इस स्ट्रेटजी में एक चीज़ और है जिसे आपको जोड़ना पड़ेगा। ये आपकी इस स्ट्रेटजी, इस तरीके का ही एक पार्ट है। क्या है कि जब आप उस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो मेरा एक सजेशन है कि जब आप क्वेश्चन लीजिएगा तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लीजिएगा। नीट के 32 साल के पेपर मार्केट में अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ मार्केट में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अवेलेबल है। तो जिस टॉपिक का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस चैप्टर कर रहे हैं, एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी पर उस चैप्टर का नाम लीजिए, लिखिए, और उसमें जिस टॉपिक का आप क्वेश्चन अटेंड करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखिए। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है उन फार्मूले को आप अपनी उस नोटबुक में शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, उस फार्मूले को। ठीक, सारे तो फार्मूले बेस्ड नहीं होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, और आप जब उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन ना आए तो नॉर्मली सब बच्चे करते हैं, फिर वो 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, उस सॉल्यूशन को वहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा, उस एक्सप्लेनेशन से आपको कोई थ्योरी मिलेगी, कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको उसी टॉपिक के अंदर लिख लेना है। ठीक, उसके बाद कुछ थ्योरी मिलेगी, कुछ लाइनें मिलेंगी, कुछ सेंटेंस मिलेंगी, आपको उसी टॉपिक के अंदर लिख लेना है। मतलब एक चैप्टर उठाया, उसके अंदर 32 साल का पेपर आपने उठाया, उसमें पहले टॉपिक दी हुई, पहले टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए आप, आगे बढ़ते गए, फार्मूले आया, नोट कर लिया, नए कॉन्सेप्ट आए, उसको नोट कर लिया, कुछ थ्योरी आई, नोट कर लिया, एक टॉपिक हो गया, फिर दूसरी टॉपिक स्टार्ट होगी उसमें ही, उसी चैप्टर में, फिर दूसरी टॉपिक के साथ ऐसा ही करना है। ऐसे करते जाएंगे तो आपके 5-7 पेज, मैक्सिमम 5-7 पेज बता रहा हूँ, चलो 10 मान लिया, 10 से ज़्यादा नहीं होगा, 10 पेज की आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल नोटबुक तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स और सारे कॉन्सेप्ट आ चुके होंगे। और नीट के बाद जब आप एम्स के क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो एम्स के क्वेश्चन भी फिर आपको नए नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि आपने नीट के क्वेश्चन 32 साल के कर चुका है आपने, तो आपको एम्स के क्वेश्चन नए नहीं लगेंगे। हो सकता है थोड़े अलग लगे आपको, हो सकता है थोड़े टफ महसूस हो, पर आप कोशिश कीजिएगा, किसी टीचर्स हैं तो किसी टीचर्स की हेल्प लीजिएगा, गूगल की हेल्प लीजिएगा, यूट्यूब की हेल्प लीजिएगा, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नीट से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पर हो सकता है कई कॉन्सेप्ट नहीं मिले, कई फॉर्मूले नहीं मिले, कई चीज़ें नहीं मिली, तो जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उनको उसी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। और जेईई मेंस के साथ ऐसा ही करना है, उसके भी 10 साल के पेपर करते समय आपको अगर कोई नए फार्मूले मिल रहे हैं, कई फार्मूले नए तो खैर फार्मूले नहीं होते हैं, अब फार्मूले अगर किसी नई तरह से एप्लीकेबल हुए हैं, उसमें आपने कोई नई थ्योरी मिल रही, कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उसी नोट्स में लिख लो। अब दोस्तों देखो हुआ क्या, हुआ ये कि आपके पास अब एक शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, 10 पेज की, 5 पेज की, 8 पेज की, जितना भी आप बना पाएँ, छोटा बड़ा लिखने के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। आपके पास एक नोट्स अवेलेबल है, और अब आपने नीट के 32 साल, एम्स के 10 साल, जेईई मेंस के 10 साल के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके उस 5 पेज की, 10 पेज की कॉपी में है। यकीन मानिए दोस्तों, ये मेरा मानना है और ये सच बात है कि इससे ज़्यादा न तो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, न तो इससे बाहर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। आज नहीं, आगे आने वाले 5 सालों तक आपकी, अगर आपने ऐसे तैयारी कर ली तो आने वाले कम से कम 5 सालों तक आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये कॉपी जो एग्जाम देता जा रहा है, ये नोट्स सामने वाले को पकड़ाते जाइए, वो नोट्स पढ़ेगा और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इन तीनों के आने वाले 5 साल तक के नीट के एग्जाम क्लियर होंगे, ये मेरा दावा है, दावा कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। कोई कहे सर मुझे कॉन्सेप्ट और थ्योरी नहीं आती, लो भाई, और मुझे वो कॉन्सेप्ट और थ्योरी नहीं आती, मैं करूँ क्या भाई? आप प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन, तो चलो कर लूँगा, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो आना चाहिए, मुझे कुछ तो आना चाहिए। मुझे आएगा नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं करूँगा क्या? फिजिक्स का मुझे भी नहीं पता है, तो फार्मूले कहाँ से अप्लाई करूँगा मैं? 32 साल की क्वेश्चन कहाँ से करूँगा? ठीक है दोस्त, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने आपका भी ध्यान रखा है। आपने 12th तो करी होगी कम से कम। अब देखो, अगर आपने 12th भी नहीं करी है और आपको 12th की फिजिक्स थोड़ी बहुत भी नहीं आती है, तो फिर ये आपके लिए वीडियो नहीं है। आप यहाँ से मूव कर जाइए। ये सिर्फ चीज़ें उन लोगों के लिए जो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए आज और पहले भी रहे हैं। आप उनके लिए, ये बातें उनके लिए कि आपने 12th करी थी, 12th और 11th करी थी, उसमें अगर आपने फिजिक्स को सीरियस लिया था तो आपके पास एक नोट्स तो होगा ना। आपको 12th में फिजिक्स को तो पढ़ाया होगा ना किसी टीचर ने। वैसे ही अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया था 12th के बाद, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो, तो उसके पास टीचर्स का एक नोट्स तो होगा ना, उसमें थ्योरी तो कुछ होगी, वो कुछ तो पढ़ रखा होगा। और उस थ्योरी को भी वो रिवाइज कर लेगा, तो भी ये सारी तीनों क्वेश्चन कर लेगा जेईई मेंस के। आप उस नोट्स को, अगर 12th का नोट्स आपके पास है, ये सफिशिएंट है दोस्त, सच कह रहा हूँ मैं। ये नीट का नोट्स और 12th का नोट्स में सिर्फ क्वेश्चन के अंतर हो सकते हैं भाई, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के अंतर नहीं होती है। और मैं सच कह रहा हूँ, 12th का नोट्स तो और बेहतर है, क्योंकि 12th के नोट्स में वो बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, और डेरिवेशन एक बार सीखने के बाद आपको फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फार्मूले आपके याद हो जाते हैं, याद रहते हैं, और लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। चलो माना ड्रॉपर को याद करने पड़ते हैं फार्मूले, उनको डेरिवेशन नहीं पता है, पर 12th वाले बच्चों के लिए तो ये बेनिफिट है, और ये उनका लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। आप अपने 12th के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको उससे सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप सीधे नीट के क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाओ। थोड़ी मुश्किल आएगी, एक बार करना यार, 2 बार करना, 3 बार करना, क्या दिक्कत है उसमें? आप इंप्रूव भी होगे, आपकी प्रिपरेशन शार्प भी होती जाएगी डे बाई डे। और या फिर अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके फर्स्ट ड्रॉप का नोट होगा, बस
नोट्स के क्वेश्चन चाहो मत करो या फिर कर ना हो मत करो का मतलब ये है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो नोट्स के क्वेश्चन तो एक बार देखेंगे ही, पर अगर आप एक बार थ्योरी समझ चुके हैं तो आप चाहे तो उस नोट्स के क्वेश्चन को मत देखें। आप थ्योरी के नोट्स को पढ़ने के बाद आप सीधे सीधे नीट के क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाएं एक बुकलेट लेकर। यकीन मानो दोस्तों, आपकी आपकी पढ़ाई खराब नहीं होगी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि अब आप टू द पॉइंट चल रहे हैं। आपने जो थ्योरी पढ़नी थी नोट से थोड़ा बहुत पढ़ लिया और सीधे क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर गए। और दोस्तों देखो, फिजिक्स है, फिजिक्स में मैं मानता हूँ कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी समझनी चाहिए, पर अल्टीमेटली थ्योरी पढ़ के आप क्वेश्चन करें तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं होता है दोस्तों, जितना क्वेश्चन करते समय आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप क्वेश्चन कीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं यानी उसकी थ्योरी आ रही है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसकी थ्योरी देखो ना मेरे भाई। आप वो सब क्यों पढ़ रहे हैं जो आपको आ रहा है? आपको जो नहीं आ रहा है आप उस क्वेश्चन की थ्योरी को देखिए, सर्च कीजिए, पूछिए, ढूंढिए, खोजिए, किसी से पढ़िए और उसको तैयार कर लीजिए। आपकी 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 पूरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद मेरी समझ से कि ये चीज़ें कर लेने से आपकी प्रिपरेशन बूस्ट ही होती जाएगी। मतलब आप अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप मेन कंपटीशन में आएंगे। जो मेन कंपटीशन होता है, और मेन कंपटीशन होता है लास्ट के सिर्फ 1,50,000 बच्चों के बीच। बाकी तो जो 17-15 लाख होते हैं वो सब एवं ही होते हैं, सिर्फ भीड़ होती है। कंपटीशन तो लास्ट के 1 लाख या 50,000 के बच्चों के बीच में होता है। और जब आप ऐसे कर रहे होंगे ऐसे करते करते आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा। यकीन तौर पे एग्जाम तो नज़दीक आएगा ही ना भाई, क्योंकि अब आपके पास जो भी टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स को, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बस 38-40 टॉपिक हैं टोटल फिजिक्स में। और इन टॉपिक को आप पढ़ते जाएंगे, आप हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपने सारे टॉपिक किए, एक हफ्ते में एक टॉपिक, चलो आपने ऐसा सोच लिया कि एक हफ्ते में मुझे एक टॉपिक खत्म करनी है या एक हफ्ते में 2 टॉपिक खत्म करनी है, तो यार एक हफ्ते में 2 टॉपिक का अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूँ तो 300 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे। और 300 क्वेश्चन को 7 दिन में बहुत आराम से किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ अगर आपकी स्टडी 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे की है, हाँ यार देखो, डरो मत, डरना नहीं है। 15 घंटे सोचिए, 15 घंटे क्या होता है यार? होता है, लोग पढ़ते हैं। इंटरव्यू में बोलने वाले भले बोलें कि मैं ऐਵੇਂ सोते-सोते पढ़ लिया, मैं मूवी देखते-देखते पढ़ के टॉप कर गया, या मैं गेम खेलते-खेलते टॉप कर गया। भाई ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, मैं सच कह रहा हूँ। वो आपसे कहते हैं मैं गेम खेल रहा था, वो आपसे कहते हैं मैं वीडियो गेम खेल रहा था, वो आपसे कहते हैं मैं मोबाइल में मूवी देख रहा था और मैं सेकंड रैंक आ गया, थर्ड रैंक आ गया। भाई कॉमन सेंस की बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो पढ़ते हैं, हाँ मैं नहीं कहता वो 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं, पर मिनिमम 12 से 14 घंटे की उनकी सेल्फ स्टडी होती है। भाई तभी तो वो, उनके पास टाइम होगा, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर वो पढ़ाई को इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो वो दूसरों से आगे निकलेंगे ना। भाई कंपटीशन है, इसमें आपको दूसरे को पीछे करना है। आपको पास नहीं होना एग्जाम, स्कूल के एग्जाम की तरह मुझे 33 नंबर ला देने मैं पास हो गया, मुझे 80 नंबर लाने बस, खुद से मतलब है नहीं। यहाँ कंपटीशन में आप दूसरों से आगे निकलना है। तो दूसरों से आगे निकलने के लिए दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी जरूरी है। टीचर और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आप कर सकते हैं, पर ये आपको बहुत बूस्ट नहीं कर देंगे दोस्तों। एक कहावत है, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये होती है बैसाखी, जो बैसाखी होती है वो आपको चलना सिखा सकती है, आपको दौड़ा नहीं सकती मेरे दोस्त। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है ये सिर्फ बैसाखी का काम करते हैं, ये आपको सिर्फ चला सकते हैं। अगर आपको दौड़ना है तो दौड़ना आपको खुद के पैरों से पड़ेगा। इस खुद के पैरों का मतलब है सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग में और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टडी हो, आप उसमें चाहे जितना भी समय दे रहे हो, पर अगर आपकी सेल्फ स्टडी, अगर आप कोचिंग में जा रहे हो तो थोड़ी कम कर लो यार, 8-10 घंटे कर लो, 10 घंटे कर लो, पर 10 घंटे तो मिनिमम चाहिए सेल्फ स्टडी। ये उन लोगों की लिए कह रहा हूँ जो लोग कोचिंग वगैरह जाते हैं, पर जो लोग कोचिंग नहीं जाते हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है, उनके लिए मैंने पूरा बता दिया कि भाई नीट, एम्स और जेईई में से क्वेश्चन कर लो, बस इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। और आपकी जो स्टडी यार होनी चाहिए वो 14 घंटे होनी ही चाहिए भाई, सच कह रहा हूँ, होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहते हो, अच्छे नंबर से चाहते हो, और आप जब 14 घंटे दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो 2 हफ्ते में 300 क्वेश्चन, यार मैं कह रहा हूँ 600 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 400-500 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक कर लेता हूँ, 2 टॉपिक के लिए 300 क्वेश्चन। आप एक बार कर लो, दोबारा से 300 क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और ऐसे करते गए पुराने टॉपिक करोगे, नए टॉपिक आ जाएंगे, फिर नए टॉपिक करोगे, पुराने टॉपिक, ऐसे करते सच मैं बता रहा हूँ, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपका समय किस हवा की तरह गुजर रहा है। बिल्कुल एकदम करंट की तरह सारा समय बीत जाएगा, और आप उसके बाद ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम के सीधे सामने खड़े हैं, एग्जाम आपके सामने खड़ा है। सिर्फ 30 दिन या 45 दिन आप इतने दूर खड़े होंगे। अब ये जो स्ट्रेटजी इतनी सारी थी, ये तो चलो साल भर मेरे पास था तो मैंने पढ़ी अच्छे से, अब तो मैं एग्जाम के करीब हूँ, तो क्या मैं नीट के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन करता रहूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करता रहूँ? नहीं मेरे भाई, अगर करोगे ना तो जो आते थे वो भी नहीं आएंगे। अगर तुम 130 भी पा रहे हो, 140 भी पा रहे हो, तो सीधे 80 पे चले जाओगे, नहीं आएंगे। अगर इसमें आने लगे तो केमिस्ट्री और बायो में तुम्हारी बच जाएगी, क्योंकि सारा मेहनत इस पर कर दोगे। तो फिर करें क्या? उस समय क्या करें? उस समय के लिए सबसे शार्प और सबसे तगड़ी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ही आपके एग्जाम में 30 या 45 दिन बच रहे हैं, उस समय आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं सबको उठा के फिजिक्स की फेंक दो। मैं सच कह रहा हूँ, फेंक दो। कोचिंग पढ़ रहे हो, मॉडल्स फेंक दो। किसी भी कोचिंग की स्टडी पैकेज है, फेंक दो, किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं का मतलब ये नहीं है, वो आपके इस 30 दिन के अंदर जिन चीज़ों की जरूरत है उनकी काम की नहीं है तो फिजिक्स की यार पढ़ोगे तो फिजिक्स में तुम फिजिक्स का आचार्य बन जाओगे, बन जाओ, पर सेलेक्ट नहीं होगे। और सेलेक्ट होना है तो उनको उठा के अलमारी में रख दो, उनको उठा के कहीं फेंक दो, साइड कर दो। तो करें क्या? सिर्फ उस समय आपके पास होनी चाहिए आपकी फार्मूला कॉपी, जो आपने वो फार्मूला कॉपी बनाई थी जब आपने पूरे PYQ जब आप कर रहे थे, तो उसके सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी आपने जिस कॉपी में लिखे थे वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और उस समय भी आपके पास वही 32 साल की फिजिक्स PYQ होनी चाहिए। और तीसरी, आप कम से कम तीसरे दिन आपको टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएंगे। देखो बात ओपनली कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के। एक पेपर ले लो फुल सिलेबस का, और हर तीसरे दिन उसके टेस्ट की प्रैक्टिस करो। बस इनको प्रैक्टिस करते जाओ, फार्मूला कॉपी रोज पढ़ो, 32 साल के क्वेश्चन भी साथ में साथ ही करते जाओ। उसके बाद उसकी टेस्ट की प्रैक्टिस करो।
और टेक्स्ट की प्रैक्टिस भी पूरा नहीं करना है, टेक्स्ट की प्रैक्टिस भी करना है आपको लास्ट, जब आपके 20 दिन एग्ज़ाम बचे, जैसे जैसे 20 दिन एग्ज़ाम बच रहा है आपको बंद कर देना है। फिर क्या करना है, फिर दोस्तों सिर्फ 12 ईयर की जो कंप्लीट किताब मिलेगी आपको, आपके पास होगी, आप मार्केट से ले लेना 12 साल की। उस 12 साल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पे ये चीज़ें मैं डिस्कस तीनों टॉपिक के लिए कर रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक 12 साल की आप ले लेना प्रीवियस ईयर की पेपर, 3 घंटे लगा के अलार्म करने बैठ जाना, पूरा पेपर करना। जो क्वेश्चन गलत हो उस क्वेश्चन को आप जाके अपने नोट्स, अपने फॉर्मूला कॉपी में चेक करना, वहाँ से उसको पढ़ लेना। बस लास्ट के 20 दिन जब बचेंगे तो 20 दिन में आपको रोज़ एक पेपर करना ही करना है, यानी रोज़ 12 साल में आप पेपर करेंगे, 12 साल के पेपर बचे हुए 20 दिन में आप करेंगे। रोज़ कर लें, एक दिन छोड़ के कर लें, जैसे भी कर लें। मतलब लास्ट के जब आपके बचेंगे तो लास्ट के दिन में आपको रोज़ तो जो करनी है वो आपकी फार्मूला कॉपी को रोज़ पढ़ना है, या 10-5 पेज के होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है, और आपको सिर्फ फार्मूला याद है और आपने 32 साल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है तो ही आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा, और साथ में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और फुल सिलेबस 12 साल की कर लिया तो नीट में आए हुए हैं। मैं दोस्तों लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम वाला की गारंटी है। मैं ये वीडियो यहीं रहेगी, अगले साल तक रहेगी, कमेंट में आके जवाब दे के जाना। आप 150 नंबर से कम पा ही नहीं सकते, अगर आपने इतना कर दिया है तो 150 नंबर से कम आप पा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पा सकते। और मैं तो चाहूँगा यार भगवान आपकी किस्मत अच्छी रखें, आप 160 भी पाएँ, मतलब 150 से 160 नंबर से कम आप पा ही नहीं सकते। और दोस्तों 150 नंबर से 160 नंबर पाने के लिए लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, अच्छे टीचर्स की क्लास जाना चाहते हैं, अच्छे टीचर्स का नोट पढ़ना चाहते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, पता नहीं 50,000 60,000 1 लाख रुपये फीस देना चाहते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ लूँ, मेरे 150 आ जाए। और मैं सच कह रहा हूँ, इतने से ही आपके 150-60 आ जाएंगे, घर बैठ के खुद के सेल्फ स्टडी से आ जाएंगे, यकीन करो मेरा। और अगर आपने 150-60 मार दिया ना, मैं कम बता रहा हूँ यार, 150-60 मिनिमम बता रहा हूँ। आपकी मेंटल हेल्थ उस समय काम करेगी एग्जाम में, और अगर आपकी उस समय मेंटल हेल्थ थोड़ी अच्छी रहेगी, आपकी शार्पनेस अच्छी रहेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी डिपेंड करेगा मेरे यारों। अगर ये भी अच्छा रहा ना तो मैं कह रहा हूँ ये 160 नहीं, ये 180 तक जाएगा, 180 तक जाएगा, ये आपका जा सकता है भाई, जा सकता है। इससे बाहर ना कोई कॉन्सेप्ट बचेगा, ना इससे बाहर कोई क्वेश्चन बचेगा, आप खुद में एकदम फिजिक्स के टीचर बन जाएंगे, मेरे यकीन कर लो। और इतना करके ना आप किसी इंस्टीट्यूशन के मेजर दे देना, लास्ट में देख लेना, अगर आपके उस मेजर में 150 से कम आ जाएंगे तो मेरा नाम बदल लेना, मेजर में ही। मैं एक बात आपको और अंदर की बता रहा हूँ, एक जो जिस भी आप इस नीट की एग्जाम में जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपको सबसे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन मान रहे हैं, उसके लास्ट 5 साल के मैंने पेपर एनालिसिस किए हैं, उसके 45 से 50 क्वेश्चन जो भी आते हैं उसमें से 40 क्वेश्चन सारे PYQs रहते हैं। अगर आपको उस रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में कि फिजिक्स में अगर 150 ऊपर लाना तो सिर्फ 32 साल की PYQ करके चले आना, कुछ मत करना, 32 साल की PYQ करके जाना, 150 ऊपर पाओगे। इसे चीटिंग नहीं कर सोचना, इसे चीट नहीं मैं कर रहा हूँ कि नंबर वहाँ पा जाओ, आपका इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी तैयार होना चाहिए। और अगर आप ये कर लेते हैं तो 150-160 नंबर से ऊपर पाएंगे। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही रहा, टाइम मैनेजमेंट सही रहा, तो आप दोस्तों आप 180 नंबर भी पा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे एग्ज़ाम वाला की आपको चैलेंज है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं चीज़ें बताया हूँ ये बहुत ही साइंटिफिक मैटर है, बहुत सोचा समझी स्ट्रेटजी है, इसे फॉलो किया था मैंने, खुद किया था, मेरे दोस्तों ने किया था, और आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो करेगा और बिल्कुल कम में वो आसानी से बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाइप जा सकता है उसकी चीज़ें। तो इस वीडियो को देखिएगा, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब से बड़ी मोटिवेशन आती है, और लाइक भी कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही एक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी और स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के साथ, यकीन करना वो भी इसी तरह धुआंधार होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।